नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हमारे सहयोगी तेल अवीव में मौजूद हैं विपिन चौबे और उनके साथ हमारे कैमरामैन गंगा। और तेल अवीव में एयर रेड सायरन बज रहे इस वक्त, लेकिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उनका यह कहना है कि अगर सीज फायर की जरूरत पड़ी हॉस्टेजेस यानी बंधकों को वापस लाने के लिए, तो भी यह युद्ध नहीं रुकने वाला। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक और फ्रंट वॉर का जो है वो खुलने वाला है, वो है इराक। इराक में ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है और यह युद्ध बहुत खतरनाक होगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। कोनिको अमेरिकन ऑयल बेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। अल उमर ऑयल फील्ड पर भी 7 रॉकेट दागे जाने की खबर। कल भी ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ था। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। हूथी विद्रोहियों ने कहा रेड सी में इजरायली जहाजों पर हमारी नजर है। हूथी विद्रोहियों का यह कहना है। यमन के हूथी विद्रोही लीडर की इजराइल को नई धमकी। तीसरी बड़ी खबर, गाजा युद्ध के बीच कल बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात। सैन फ्रांसिस्को में एपेक समिट के बीच होगी मुलाकात। गाजा युद्ध और न्यूक्लियर वॉर के खतरे पर चर्चा जो है, खतरे की चर्चा को लेकर बातचीत हो सकती है। अब पीएम पर टिप्पणी मामले में चुनाव आयोग सख्त। आम आदमी पार्टी और प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने दोनों से 16 नवंबर तक जवाब मांगा है। बड़ी खबर, कर्नाटक की भर्ती परीक्षाओं में सिर ढकने पर रोक। नकल रोकने के लिए सरकार ने हेड गवर्नर को बैन किया है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस सरकार के फैसले को निराशाजनक बताया। छठ पूजा पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। यूपी बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। एसी कोच में भी जनरल डब्बे जैसा सफर। भीड़ कंट्रोल करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद हो गई। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। बचाव कार्य में जुटे एसडीआरएफ ने अंदर फंसे मजदूरों से बात की। टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8वीं बड़ी खबर, लगातार 7वें महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट। अक्टूबर में थोक महंगाई दर में दर जो है वो 2.53% रही है। पिछले महीने 3.35% थी थोक महंगाई दर। एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच कल। मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा न्यूजीलैंड की कमजोरी हमको पता है। न्यूजीलैंड के कप्तान बोले भारत शानदार लेकिन हम भी कम नहीं हैं। इन सभी खबरों के साथ आज की कर्टन रेजर की जो खबरें हैं वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। हमारी कर्टन रेजर की जो पहली खबर आ रही है, सबसे पहले आपको बताने वाले हैं वॉर रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले जो पहली खबर है और आज का पहला शब्द है संसद। गाजा की संसद में इजरायली सेना का ने झंडा फहरा दिया। क्या गाजा में हमास का जड़ से खात्मा हो गया है? दूसरी खबर, हमास वॉर के बाद 2 देशों की जंग होगी। 50 टैंकों की कूच के बाद क्या इजरायल लेबनान में युद्ध तय है? तीसरी खबर, क्या इजरायल पर अब ईरान से बरसेगी मिसाइल? तेहरान से बगदाद तक नई बारूदी फाइल दिखाएंगे आपको। चौथी खबर और वर्ड है पाताल। गाजा के अस्पतालों पर आज आईडीएफ ने क्या दावा किया है? क्या हमास का पाताल लोग गाजा के अस्पताल नहीं है? और 5वीं खबर, गाजा में बारूदी प्रहार से पत्रकार कैसे टारगेट बन रहे हैं। 3 लाइव हमले दिखाएंगे जो बेहद खौफनाक है। लेकिन जैसे हम शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर 39वां दिन है। तस्वीरें नेतन्याहू की आप यहां पर देख रहे हैं और ये है आईडीएफ के प्रवक्ता जो कि बता रहे हैं कि कितना असला मिला है। सबसे बड़ी बात, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस की मुश्किल किसने बढ़ाई? कहां आईडीएफ के काफिले पर लोगों ने पथराव किया? इजरायल की गोलानी ब्रिगेड ने हमास की किन बिल्डिंगों पर कब्जा किया? इन खबरों के लिए देखिए 2 मिनट में 39वें दिन की वॉर रिपोर्ट। वेस्ट बैंक के तुलकार्म इलाके में इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प, आईडीएफ के काफिले पर पथराव और आगजनी। तुलकार्म इलाके में सरकारी अस्पताल के बाहर इजरायली फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। मरीजों और मेडिकल कर्मियों की जान खतरे में डालने का आरोप। दक्षिणी लेबनान में इजरायल वॉर प्लेन की भीषण बमबारी, बॉर्डर से सटे कई इलाकों में लगी आग। गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ ने सरकारी इमारतों पर रेड की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा, 7वीं आर्म ब्रिगेड और गोलानी इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमास की कई इमारतों पर कब्जा किया। शेख लिजिन और रिमाल इलाके में कई बिल्डिंगों पर कंट्रोल। आईडीएफ ने गाजा में हमास की सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के पूर्व हेड का हेडक्वार्टर तबाह किया। ऐमान नोफाल पिछले हफ्ते एयर स्ट्राइक में मारा गया था।
इजराइल के इलाट शहर पर हमले की खबर। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी किया। इलाट में यमन के हुती विद्रोही हमला कर चुके हैं। इजराइल के अश्केलोन शहर पर हमास ने मिसाइल से किया हमला। कई घरों को भारी नुकसान, कई गाड़ियों में आग लगी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे हमले वाली जगह पर मौजूद। तो खतरा बहुत बड़ा है। कैलिफोर्निया में यहूदी संगठनों के लोग गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे, फेडरल बिल्डिंग का घेराव किया। स्पेन के बार्सिलोना शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। हम आपको सबसे पहले गाजा से हमास के खात्मे पर दो बड़े दावे दिखाएंगे। दो तस्वीरें जो बताएंगी कि 16 साल में से गाजा पर काबिज हमास का दी एंड कैसे करीब है। लेकिन उससे पहले 15 सेकंड का ये खौफनाक वीडियो देखिए। गाजा में इजराइल के हवाई हमले का ये लाइव फुटेज है, जरा ध्यान से देखिए। यहां रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार के कैमरे में अटैक रिकॉर्ड हुआ। फुल फ्रेम पे जरा शॉट को दिखाइए और एम्बुलेंस अब करिए। इसमें रिपोर्टर पहले तो इजरायली हमले की बर्बादी दिखा रहा होता है। फिर से ऑन करिए इसको जरा, ये देखिए। ये कैमरा पैन हो रहा है और एकाएक धमाका होता है तो भागना शुरू होता है। ये देखिए उस धुएं के गुबार में, उस रॉकेट अटैक में कैसे एक पत्रकार बुलेट प्रूफ लेके भाग रहा है, पहन के भाग रहा है। ये देखिए अचानक से इजराइल के लड़ाकू विमान का गिराया हुआ एक बम उसके बिल्कुल पास आकर गिरता है। जोर से धमाका होता है और वो पत्रकार जान बचाने के लिए भागता नजर आता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती है। गाजा में पत्रकारों पर इजरायली हमले दुनिया भर में सुर्खियां बन रहे हैं, लेकिन सच क्या है इस पर आंखें खोलने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे। في شمال القطاع इसीलिए हम बार बार कहते हैं जिन लोगों के लिए सोशल मीडिया एक बहुत आसान टूल होता है ना, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, किसी भी मीडिया को या पत्रकार को क्रिटिसाइज करने का, उनको ये सब देखना चाहिए। ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन अब एक सवाल, क्या गाजा से हमास का संपूर्ण सफाया हो चुका है? क्या 16 साल से गाजा की सत्ता पर काबिज हमास को इजरायली सेना ने बाहर का रास्ता दिखा दिया? ये दोनों सवाल गाजा पट्टी से वायरल दो तस्वीरों के बाद उठे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गाजा से हमास का नामो निशान मिट चुका है। उत्तरी गाजा में इजराइल की वायुसेना हमास का काल बन चुकी है। दिन हो या रात, आसमान से तबाही लाने वाली बम वर्षा हर रोज की जा रही है। ऐसे ही एक हवाई हमले की यह तस्वीर उत्तरी गाजा में आधी रात की सामने आई। लेकिन जब सुबह हुई तो इजराइल की ओर से दावा कितना बड़ा किया गया, वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ये गाजा में हमास की संसद है। इमारत के अंदर जहां कभी आसन पर हमास के बड़े लीडर्स बैठा करते थे, जहां से वो गाजा की सत्ता चलाते थे, वहां बंदूकधारी इजरायली सैनिकों का कब्जा है। IDF का दावा है कि हमास की ये संसद अब उसके कंट्रोल में है। इस दावे के बाद यहाँ की पहले और बाद की दो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। पहली, जो कुछ साल पुरानी है, जिसमें हमास के लीडर्स इसी संसद में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी वो तस्वीर जब IDF सैनिकों ने यहाँ इजराइल का झंडा फहरा दिया। इसी तरह की एक और वायरल तस्वीर देखिए, जिसमें एक तरफ हमास का चीफ हानिया बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब उसी जगह IDF की गोलानी ब्रिगेड के सैनिक फोटोशूट करा रहे हैं। इस तस्वीर का कैप्शन भी खास है, लिखा है किस तरह हमास ने ये लड़ाई शुरू की और इजराइल ने कैसे इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। संसद पर कब्जे के अलावा गाजा में IDF को एक और बड़ी कामयाबी मिली। IDF ने गाजा पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जे का दावा किया। यहाँ भी इजराइल का झंडा फहराया। जंग के 39वें दिन यह हमास पर इजराइल की सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि इसका असर दूर तक जा सकता है। पहला संदेश तो यही जा सकता है कि हमास गाजा की लड़ाई हार रहा है। दूसरा संदेश ये कि गाजा के लोगों का हमास पर भरोसा कम होगा, हमास के हौसले टूटेंगे और नेतन्याहू की फोर्स अब और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि हमास ने
टैक्टिकल रिट्रीट की है, यानी हमास 2 कदम पीछे हटा है क्योंकि वो 3 कदम आगे हमला करने जा रहा है। अभी वो सदर्न पार्ट में चला गया है, ये कहा जा रहा है। आईडीएफ ने दावा किया कि गाजा में हमास की सरकार का अंत करीब है, उसके सभी संस्थानों पर इजराइल कब्जा कर रहा है। इसमें सरकारी भवन, संसद भवन और मुख्यालय शामिल हैं। इसके अलावा हमास कमांडर नोफाल के दफ्तर पर भी कब्जा किया गया। नोफाल आईडीएफ के हमले में पहले ही मारा जा चुका है। हमास सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के दफ्तर पर भी अब इजराइल का कंट्रोल है, लेकिन इन सब में सबसे अहम संसद भवन पर कब्जा है, जिसका मतलब यकीनन बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है, अब जरा फैक्ट्स देखिएगा, दोनों तस्वीरें भी देखिए बात। पहले ये तस्वीर देखिए, तब हमास का कंट्रोल, ये देखिए तस्वीर, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमास के कंट्रोल की तस्वीर है, लेकिन अब आईडीएफ का कब्जा, ये अभी की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों में क्या क्या है वो डिटेलिंग अब देखिए। जैसा कहा जा रहा है कि गाजा में जब इजरायली सेना घुसेगी तो उसे गुरिल्ला युद्ध में शिकस्त मिलेगी, तो फिलहाल ऐसा काउंटर होता अब नहीं दिख रहा है। दूसरा यह कि संसद पर कब्जे के बाद हमास लड़ाकों का मनोबल टूटा। तीसरा यह कि हमास पर से गाजा के आम लोगों का भरोसा कम होगा। चौथा यह कि अरब देशों में यह संदेश जाएगा कि हमास ये जंग हार रहा है, तो ऐसे में इजराइल के खिलाफ खड़े होने का अब कोई मतलब नहीं। और पांचवा यह कि इजरायली ऑपरेशन पर अमेरिका का यकीन बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा बढ़ सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा संसद पर कब्जे के बाद क्या बयान जारी किया वो भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईडीएफ गाजा पर फुल कंट्रोल की स्थिति में आ चुकी है। हमास के पास इजरायली सेना को रोकने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इजरायली फोर्सेस हमास के हर ठिकाने तक पहुंच रही है। जान बचाने के लिए हमास लड़ा के दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लोगों का हमास सरकार में भरोसा खत्म हो रहा है। मेरा सवाल बड़ा सरल है, हमने क्या दिखाया था आपको? इस युद्ध के करीब करीब 40 दिन हो गए। ये वही इजराइल है जिसने गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, कई सारे 6 मुल्कों को एक साथ 6 दिन में निपटा दिया था, और आज 40वां दिन है। आप सोच रहे होंगे कि इन दावों से ये लगता है कि गाजा में हमास जंग हार रहा है, लेकिन सवाल यह कि क्या जमीन पर ऐसे हालात हैं? हमास की माने तो इजराइल के लिए लड़ाई जीतना अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि ना ही हमास के लड़ाकों के हौसले पस्त हुए हैं, ना ही इजराइल की सेना पर हमलों में कमी आई है। उल्टे गाजा में अभी भी भीषण जंग जारी है, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। गाजा की संसद पर इजरायली कब्जे के 2 मिनट बाद ही हमास ने जोरदार पलटवार किया। अल कसाम ब्रिगेड ने कई जगहों पर रॉकेट हमले किए, तेल अवीव तक दहल उठा। अल कसाम ने गाजा में भी काउंटर अटैक किया। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स को आरपीजी से निशाना बनाया। इस हमले में आईडीएफ के कई सैन्य वाहन नष्ट किए, कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। अल जजीरा न्यूज चैनल के कैमरे में रिकॉर्ड ये वो हमला है जिसमें गाजा की सड़क पर दिख रहा इजराइल का मरकावा टैंक हमास लड़ाकों के टारगेट पर आया। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। इजरायली टैंकों की तबाही की एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 1-2 नहीं कई नष्ट हो चुके टैंक नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दावा किया गया कि अल शिफा अस्पताल की जमीनी लड़ाई में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान जारी किया। हमारे लड़ाकों ने गाजा की लड़ाई में बीते 24 घंटे में ही इजराइल के 20 बख्तरबंद वाहन उड़ा दिए। हमास के मुताबिक ये 24 घंटे की लड़ाई में नष्ट हुए टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का डेटा है, जबकि हमने आपको एक दिन पहले 8 नवंबर तक की वास्तविक स्थिति सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि 3 नवंबर तक गाजा में जहां इजराइल के 383 टैंक तैनात थे, वहीं 8 नवंबर तक आते आते इनमें से 88 टैंक अचानक गायब हो गए। यहां गायब होने का मतलब उनके तबाह होने से है। यहां पे आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना जरूरी है। व्हाइट हाउस में यह चर्चा है कि हमास ने जब अटैक किया इजराइल पर 7 अक्टूबर को, तो हमास ने ये सारे कैलकुलेशन कर रखे होंगे। और हमास जो अभी खामोश नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े हमले नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हमास पीछे हटा।
और हमास का पीछे हटना और हिजबुल्लाह का दूसरी तरफ से एक्टिव होना और हूती का काउंटर अटैक करना, ये शतरंज की बिसात पर इजराइल के खिलाफ ईरान के 3 बड़े बड़े मूव्स हैं। हमने आपको इजरायली टैंकों की स्थिति बताई, लेकिन गाजा में इजराइल के सैनिक कितने मारे गए, तो हमास इस पर भी दावा, हमास का इस पर क्या दावा है ये भी देखना जरूरी है। और हमास का जो दावा है वो बहुत ज्यादा है। आईडीएफ का आंकड़ा कहता है कि जमीनी लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से अब तक उसके 46 सैनिक मारे गए और इनमें आज ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2 सैनिकों की मौत हुई है। ये तस्वीरें उन्हीं की हैं। इस सब के बीच में हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बड़ा बयान, अब तक हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके मार दिए गए। अलग अलग ऑपरेशन में इजरायली फोर्सेस ने खात्मा किया है। गाजा युद्ध के बीच 12 सेकंड के वीडियो ने दुनिया में एक नई जंग की हलचल तेज कर दी। यह वीडियो इजराइल के उत्तरी बॉर्डर का है जो लेबनान से सटा है। 12 सेकंड के वीडियो में लेबनान की तरफ बढ़ता करीब 12 इजरायली टैंकों का काफिला देखा जा सकता है। यह देखिए जरा, इसमें इजराइल का घातक मरकावा टैंक भी है जिसे बड़े बड़े ट्रकों पर लाद कर लेबनान की सीमा की तरफ भेजा जा रहा है। टैंकों के अलावा इजरायली मिलिट्री के कई हैवी और कई इक्विपमेंट लेबनान बॉर्डर की तरफ भेजे जा रहे हैं। यह वीडियो जिस वक्त सामने आया ठीक उसी वक्त इजरायली आर्मी चीफ ने एक बयान दिया जो विनाशक संकेत है। हरजी हिलवी ने कहा कि नॉर्दर्न फ्रंट पर युद्ध के लिए इजराइल तैयार है। लेबनान से युद्ध के लिए इजराइल ने पूरी प्लानिंग की है। सवाल उठता है कि क्या हमास जैसे संगठन से वॉर के बाद इजराइल एक देश के साथ जंग लड़ने वाला है? क्या हमास के बाद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह और आईडीएफ के हमले हो रहे हैं। हमलों की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो नए युद्ध के खतरे का संकेत है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है, विश्व में एक नई युद्ध का खतरा बढ़ा रही है। क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच जिस पैमाने पर अटैक हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल लेबनान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। ये वीडियो इजरायली वाहन पर हिजबुल्लाह के हमले का है, जिसमें इजरायली एक्सकवेटर यानी खुदाई करने वाले ट्रक को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली इन्फेंट्री फोर्स को टारगेट कर एक और अटैक किया। लेबनान बॉर्डर पर नाटोवा इलाके में बड़े हमले को अंजाम दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए रॉकेट अटैक भी किए। आईडीएफ की तरफ से भी हिजबुल्लाह के हमलों का बखूबी जवाब दिया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कमांड सेंटर को बारूद बरसाकर बर्बाद किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के आइनाटा शहर में भी आईडीएफ के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। लेबनान के बाहरी इलाके में भी इजरायली वॉर प्लेन ने बमबारी की है। रमिश और अल-शाब में बम गिराए हैं, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। एक तरफ लेबनान बॉर्डर पर हमले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि इजरायली आर्मी चीफ ने कहा कि वो लेबनान से युद्ध के लिए तैयार है। एनबीसी रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर हमास का पूरी तरह सफाया हो जाता है तो हिजबुल्लाह पूरी तरह इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगा। हिजबुल्लाह पर आज इजराइल की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। इजरायली फोर्सेज ने दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की है। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए बम गिराए। दक्षिणी लेबनान के इलाके में इजरायली बमबारी के बाद कई जगह भीषण आग लग गई है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि एक बड़ा इलाका आग की लपटों में घिर गया है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने एक तरफ अपने सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया तो दूसरी तरफ अपने दुश्मन को भी संदेश दे रहे हैं। नेतन्याहू ने आज काराकल रेजिमेंट की महिला सैनिकों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए जो कहा वो युद्ध की आशंका को और बढ़ाने वाला है।
हिजबुल्लाह आईडीएफ के हमले और एक दूसरे को धमकियां दुनिया के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। लेबनान फ्रंट से भी कभी नए युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू के तेवर बेहद आक्रामक बने हुए हैं। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध के विस्तार की सोचने वाले भूल कर रहे हैं। हमारी सेना और नागरिकों पर हमला भारी पड़ेगा। हमले कर हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है। जवाब में हिजबुल्लाह को बड़ी आग झेलनी पड़ेगी। नेतन्याहू यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने साफ कर दिया कि उनसे भिड़ने का अंजाम खतरनाक है। नेतन्याहू ने कहा, हमें आजमाने की कोशिश ना करें, इजराइल का नुकसान करने वालों का नाश कर देंगे। नेतन्याहू का अंदाज बता रहा है कि उन्होंने लेबनान से युद्ध का पूरा मन बना लिया है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह और लेबनान को युद्ध की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि युद्ध को फैलने से रोके। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बातचीत की है। ऑस्टिन ने कहा है कि इजराइल युद्ध को और देशों में फैलने से रोके। ऑस्टिन ने आगे कहा, लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ने से रीजनल वॉर की आशंका है। तनाव बढ़ा तो अमेरिका को भी युद्ध में घसीटेगा। लेबनान में हवाई हमलों से इजराइल को परहेज करना चाहिए। ऑस्टिन ने व्हाइट हाउस के कहने पर योव गैलेंट से बातचीत की है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान की राजनीति में उसका पूरा दबदबा है। इसीलिए हिजबुल्लाह पर हमला मतलब लेबनान के साथ युद्ध है। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित शिया मुस्लिम राजनीतिक दल है। 1982 में इजराइल ने जब लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हिजबुल्लाह लेबनान के ज्यादातर शिया बहुल इलाकों पर कंट्रोल करता है। हिजबुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों में राजधानी बेरूत के भी कुछ इलाके शामिल हैं। लेबनानी सरकार में हिजबुल्लाह के मंत्री और संसद में सांसद हैं। 2018 में आम चुनाव में हिजबुल्लाह और उसकी सहयोगी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। साफ है कि हिजबुल्लाह ही ईरान की शय पर लेबनान को चला रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि लेबनान की आर्थिक हालत खराब है। वहां के लोग नहीं चाहते कि किसी भी मोर्चे पर वहां पर युद्ध। इजराइल पर इस वक्त 4 फ्रंट से भीषण हमले हो रहे हैं। गाजा में युद्ध का हाल हम आपको बता चुके हैं। इजराइल के करीब लेबनान का जो मोर्चा है वो भी सुलग रहा है। इजराइल पर लाल सागर के साथ सीरिया की तरफ से भी हमले बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि इजरायली सेना मल्टी फ्रंट वॉर में घिर चुकी है। उत्तरी फ्रंट, अब जरा ध्यान से देखिएगा। उत्तरी फ्रंट, ध्यान से देखिए, फैक्ट्स देखिए। लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर भीषण जंग के संकेत, ये देखिए अब आप। ये है नॉर्दर्न फ्रंट। नॉर्दर्न फ्रंट वहां पर लेबनान। अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ आऊं, यहां पर गोलान हाइट्स पर इस तरफ सीरिया से हमले हो रहे हैं। ये देखिए। आगे हम आपको बताएंगे कैसे इराक ऊपर की तरफ, इराक में भी हमला भड़क सकता है। और ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट में नीचे लाल सागर की तरफ से हमले हो रहे हैं। इजिप्ट की तरफ से नीचे से अगर मैं बात करूं, इजिप्ट यानी डाउन नीचे, रेड सी की ओर। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। उत्तरी फ्रंट नेक्स्ट दिखाइए जरा। 7 अक्टूबर के बाद लेबनान बॉर्डर पर 70 हिजबुल्लाह मारे गए। अब जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट चेंज करिए, जो जानकारी आ रही है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर भारी संख्या में सैन्य बल भेजा है। नेक्स्ट दिखाइए। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने ईरान को हथियारों के लिए शुक्रिया कहा। सोचिए, लेबनान फ्रंट पर फिलिस्तीन के तड़ीपार लड़ाके भी एक्टिव हैं। फिलिस्तीन के तड़ीपार लड़ाके। नॉर्दर्न फ्रंट पर गोलान हाइट्स पर सीरिया लगातार बमबारी हो रही है। लेबनान से 2006 की तरह बड़े पैमाने पर लड़ाई की आशंका बढ़ चुकी है। क्यों? 2006 में 33 दिनों की लड़ाई में मारे गए थे 1300 लेबनानी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण फ्रंट, लाल सागर से हमला तेज हुआ। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। यमन से दक्षिण इजराइल पर ड्रोन मिसाइल अटैक हो रहा है। फिर देखिए, इलियट में इजराइल ने एरो डिफेंस सिस्टम तैनात किए, बल्कि उनको यूज भी करना शुरू कर दिया है। बॉर्डर से 60,000 इजरायली शिफ्ट कर दिए गए। यह दक्षिण फ्रंट की बात हो रही है। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी से जंग जारी है। वेस्ट बैंक फ्रंट की अगर बात करें, चेंज करिए। अब तक 175 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फिर आईडीएफ की 25 बटालियन की तैनाती है यहां पर। 25 बटालियन। 38 दिनों से हमास से जंग जारी है। गाजा फ्रंट की अगर बात की जाए, आज 39वां दिन था। अब तक हमास के 1500 लड़ाकों की मौत हुई है। हमास के गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक जारी है। 11,000 से ज्यादा लोग, बल्कि 13,000 ठिकानों पर बमबारी है। 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये गाजा की बात हम कर रहे हैं।
सोचिए जरा। लेकिन जंग का यह दायरा और फैल सकता है। अमेरिका की दखल से पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल है। खतरे की जद में ईरान और इराक भी आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया में अमेरिकी बेस पर सोमवार को फिर हमला हुआ है। इसकी जिम्मेदारी इराक में एक्टिव द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ली है। गाजा युद्ध के दौरान इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकाने लगातार निशाने पर हैं। इराक में भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इराक के अल कमर ऑयल फील्ड में मौजूद यूएस बेस को ड्रोन से टारगेट किया गया है। जो हथियारबंद गुट ये अटैक कर रहे हैं उन सब के कनेक्शन ईरान से जुड़े हैं, यानी ईरान के मोहरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को ध्वस्त करने में जुट गए हैं, जिससे इराक की सरकार घबरा गई है। अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा युद्ध ईरान से लेकर इराक तक फैल सकता है? क्या अमेरिका अपने सैन्य बेस पर हुए हमलों का बदला लेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती तादाद महायुद्ध की आहट है? क्या इस जंग में ईरान की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? इराक और सीरिया में जिस तरह से अमेरिकी सेना को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि गाजा युद्ध की आग में मिडिल ईस्ट के ये इलाके भी झुलसेंगे। इस डर का खुलासा खुद इराक ने किया। वहां की सरकार का कहना है कि हम किसी हथियारबंद संगठन से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि इससे इराक में अस्थिरता आ जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि गाजा की लड़ाई बगदाद की सड़कों तक पहुंचे। ये इराक में मौजूद राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सेना के हित में नहीं होगा। हमारी इन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश है। दरअसल अमेरिका जैसे सुपर पावर से इराक सीधा संघर्ष नहीं चाहता। जिन संगठनों पर वो लगाम लगाने की बात कर रहा है वो ईरान के मोहरे हैं, जो उसकी जमीन से सीरिया और इराक में यूएस बेस पर अटैक कर रहे हैं। रविवार को अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित संगठनों पर एयर स्ट्राइक की, तो उसके अगले दिन यानी सोमवार को इराक में बैठे द इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक में यूएस बेस पर ड्रोन अटैक कर दिए। इराक की चिंता यही है कि वार पलटवार की ये बारूदी चिंगारी एक दिन अमेरिका को भड़का सकती है और इराक उसके गुस्से का शिकार हो सकता है। ईरान भी अमेरिका को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा। इस जंग की शुरुआत से उसके समर्थन वाले संगठन तो एक्टिव हैं ही, वो भी लगातार अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयार केमेन 19 ड्रोन दिखाया, जो रडार को चकमा देने और टोही मिशन का मास्टर माना जाता है। ईरान के कमांडर आमिर अली हाजिदे का दावा है कि इजरायल युद्ध न केवल लेबनान से आगे बढ़ेगा बल्कि और विध्वंसक होगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर जंग की आंच उस तक आई तो वो भी तैयार बैठा है। गाजा में छिड़ी जंग के फैलने की आशंका अमेरिका को भी लग रही है। यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री से बातचीत की है। ऑस्टिन का मानना है कि तनाव बढ़ा तो अमेरिका को भी युद्ध में घसीटा जाएगा, जिसकी एक वजह ईरान समर्थित संगठन हो सकते हैं। सीरिया में नेशनल डिफेंस फोर्सेस और लोकल डिफेंस फोर्सेस शामिल हैं। सीरिया के अलावा इराक में एक्टिव पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, जिसके तहत 60 से अधिक संगठन आते हैं। सबसे खतरनाक इराक में सक्रिय द इस्लामिक रेजिस्टेंस है। इसमें 11 हथियारबंद गुट शामिल है। इस्लामिक रेजिस्टेंस 7 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। अक्टूबर से अब तक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 48 हमलों में 56 सैनिक घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सीरिया में अमेरिका के 900 जबकि इराक में 2500 सैनिक मौजूद हैं। गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजरायली सेना अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। ये पूरी दुनिया में मुद्दा बना। इसे लेकर आईडीएफ से तीखे सवाल पूछे गए। पूछा गया कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के स्कूलों और अस्पतालों को टारगेट क्यों कर रही है। इजरायली सेना ने इसके सबूत दिए। पहली बार इजरायली सेना ने हमास के टनल नेटवर्क के अस्पताल से जुड़े होने का वीडियो सबूत पेश किया है। गाजा पट्टी के अल रतनसी अस्पताल पर कब्जे के बाद जब इजरायली सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया तो अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर कई चौंकाने वाली चीजें दिखी। सुरंगों के अंदर हमास का कमांड सेंटर, हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक रखा था। रंतीसी अस्पताल के नीचे वो जगह भी तस्वीरों में दिखी जहां हमास ने बंधकों को रखा था। यह है गाजा पट्टी में बच्चों का अस्पताल अल रंतीसी। इस अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं।
इजरायली सेना ने अल रंतीसी अस्पताल को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. आईडीएफ का दावा है कि हमास के नेवल ऑपरेशन हेड का घर, रंतीसी अस्पताल और स्कूल सुरंगों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी रंतीसी अस्पताल में सुरंगों के अंदर भी पहुंचे, जहां हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा था। These are explosives. These are vest with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. गाजा के अल रंतीसी अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर में AK-47 असॉल्ट राइफल से लेकर बम बारूद का बड़ा जखीरा मिला। आत्मघाती हमले के लिए विस्फोटक वाली जैकेट मिली। अस्पताल के नीचे सुरंगों में बंधकों को रखने की जगह दिखी। सुरंगों में आने जाने के लिए रास्ते दिखे। सुरंगों में बुलेट प्रूफ दरवाजे लगे हैं। इसके अलावा सुरंग के अंदर आईडीएफ पर हमले से जुड़े दस्तावेज भी मिले। इजरायली सेना ने इस वीडियो के जरिए खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। आईडीएफ ने दावा किया कि रंतीसी अस्पताल के नीचे बने कमांड सेंटर में हमास अपना ऑपरेशन चलाता था। यहीं पर हमास ने बंधकों को रखा था। आईडीएफ ने हमास की सुरंग के अंदर एक ड्यूटी चार्ट भी दिखाया, जिस पर हमास के लड़ाकों के नाम लिखे होने का दावा किया गया था। You can see the tunnel. इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि अल रंतीसी अस्पताल के अंदर बनाई गई सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और यहीं से हमास इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा था। हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद लौटकर यहीं छिपे हुए थे। आईडीएफ के वीडियो में वो मोटरसाइकिल भी दिख रही हैं जिन पर बैठकर हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा में घुसे थे और वापस आते वक्त इन्हीं पर बंधकों को लेकर आए थे। And in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle. We're still researching this. सुरंगों के अंदर हमास ने पूरा इंतजाम कर रखा था। हमास ने रंतीसी अस्पताल के 20 मीटर नीचे सुरंगों में बंधकों को रखा था। आईडीएफ ने वीडियो के जरिए इसके सबूत भी दुनिया को दिखाए। There is a list. This list in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. हमास के कमांड सेंटर में एक लिस्ट को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया। डैनियल हगारी ने कहा कि ये हमास का ड्यूटी चार्ट है और इसमें हमास के लड़ाकों के नाम लिखे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर आईडीएफ के इन दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिकन कमेंटेटर जैक्सन हिंकल ने एक्स पर दावा किया कि आईडीएफ दीवार पर चस्पा जिस पर्चे को हमास का ड्यूटी चार्ट बता रहा है, दरअसल वो अरेबिक कैलेंडर है। आईडीएफ के इन दावों को हमास कमांडर याहिया सिनवार के डिप्टी खलील अल हया ने झूठ का पुलिंदा बताया है। This is a Guardian. अब यहां पे कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि
हर अस्पताल के अंदर लिफ्ट होती है, क्या आप उसको टनल कह सकते हैं? दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो बम रखे गए हैं उसको क्या प्रूफ है कि वो हमास के हैं, इजराइल ने खुद नहीं रखे हों। ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इजराइल दो फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही है। जंग के मैदान में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को भी बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। आज युद्ध के मैदान से जो वीडियो सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भीषण बमबारी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। غارات في شمال القطاع غارات। ये दिल दहलाने वाला धमाका गाजा में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुआ। पत्रकार अपनी टीम के साथ गाजा पट्टी की बर्बादी पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार दिखाई दिया और धुएं के इसी गुबार से एक पत्रकार जान बचाने के लिए भागता दिखा। धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ बदहवासी छा गई। हालांकि इस बमबारी में पत्रकार की जान बच गई। पत्रकारों के एक ग्रुप पर बमबारी लेबनान बॉर्डर पर भी हुई। पत्रकारों का एक ग्रुप लेबनान बॉर्डर पर स्थित यारोन में रिपोर्टिंग कर रहा था। इसी दौरान इजरायली सेना की तरफ से हवाई हमले शुरू हो गए। अचानक हुई बमबारी से पत्रकारों में भगदड़ मच गई। यारोन में हुए इस धमाके को कुछ और पत्रकार कवर कर रहे थे। इसी दौरान इजरायली सेना की तरफ से फिर बमबारी हुई। वीडियो में दिख रहा है कि एक पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ सेकंड के बाद बम गिरने लगते हैं और फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लाइव रिपोर्टिंग कर रहा पत्रकार भी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जिस वक्त यारोन पर आईडीएफ ने बम बरसाए, अल जजीरा की टीम भी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। बमबारी के बाद धुएं का गुबार उठा और कुछ देर के लिए लाइव रिपोर्टिंग रुक गई। अल जजीरा के मुताबिक इस धमाके में उसका कैमरामैन घायल हो गया। जंग में जान पर खेलकर रिपोर्टिंग। गाजा युद्ध में अब तक करीब 42 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 47 फिलिस्तीनी और 4 इजरायली, 1 लेबनानी पत्रकार की मौत हो गई। 13 गिरफ्तार, 9 रिपोर्टर घायल, 3 लापता। कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का यह दावा है। इजरायल को हमास के खिलाफ युद्ध छेड़े 1 महीने से भी अधिक वक्त बीत चुका है। लगातार बढ़ते जा रहे मौत के आंकड़ों के बीच इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से जारी हमले में करीब 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिससे खलबली मच गई। गाजा जंग के और विध्वंसक होने की आशंका जताई जाने लगी। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहन ने दावा किया है इजरायल के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त है और इन 14 दिन में जंग खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जंग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, जो 2 से 3 हफ्ते में और बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि लक्ष्य हासिल करने तक यह जंग जारी रहेगी। क्या अब इजरायल और विनाशक हमले करेगा? क्या जंग में अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा? यह आशंका इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन के उस बयान के बाद गहरा गई जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि हमास के खात्मे और बंधकों को रिहाई तक इजरायल का ऑपरेशन जारी रहेगा। उनके इस बयान के बीच बड़ी खबर आई। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बताया गया कि बंधकों पर इजरायल और हमास में जल्द समझौता हो सकता है। तो क्या गाजा में इजरायल की बढ़त से हमास बैकफुट पर आ गया है और इसलिए अब बैकडोर से रिहाई की डील चल रही है? वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहुत जल्द बंधकों की रिहाई का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए कई दिनों से बातचीत चल रही है। समझौते के तहत हमास महिलाओं और बच्चों को पहले छोड़ सकता है। बदले में इजरायल जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। फिलहाल इजरायल ने समझौते को लेकर कोई संकेत नहीं दिए, यहां तक कि वो सीज फायर का प्रस्ताव भी ठुकरा चुका है।
अब आपको बताते हैं कि हमास और इजराइल के बीच जो डील चल रही है उसमें कौन कौन शामिल है और किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 70 बंधकों को हमास छोड़ेगा, बदले में 120 कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। इसके अलावा 5 दिनों तक सीजफायर का प्रस्ताव भी है। इस डील में मोसाद, हमास, कतर और CIA शामिल है। जरूरी बात यह है कि समझौते के पक्ष में बाइडेन भी हैं। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में तमाम तनाव में कमी आ जाएगी। आपको बता दें कि हमास की कैद में 239 बंधक हैं और कई बंधकों की मौत हो चुकी है, यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है। अब फिक्र की वो खबर जिस पर अगले 24 घंटे पूरी दुनिया की नजर रहेगी। गाजा युद्ध के दौरान पहली बार कल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एपेक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी मेजबानी खुद अमेरिका कर रहा है और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलने वाले हैं। पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन के बाद ये दोनों नेताओं की ऐसी पहली मुलाकात होगी जहां वो अलग से मिलेंगे। इस मीटिंग पर दुनिया की नजर है। बाइडेन पहले इस बात से काफी दुखी थे कि G20 में भारत का दौरा शी जिनपिंग ने नहीं किया। बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग के 2 बड़े नेताओं के जाने के बाद यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। एक उनके डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे उनके फॉरेन मिनिस्टर। यूक्रेन वॉर और गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों में कई बार जबरदस्त तनातनी भी हुई। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर भी है कि जब 2 वर्ल्ड लीडर मिलेंगे तो क्या बात होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इजराइल हमास जंग, यूक्रेन रूस जंग, ताइवान को मिल रही अमेरिकी मदद, हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में AI को शामिल नहीं करना चर्चा में टॉप पे रहेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, चीन अगर ये मुलाकात कर रहा है तो आप समझ लीजिए वो इसलिए मुलाकात नहीं कर रहा है कि अमेरिका से संबंध मजबूत करना चाहता है। चीन की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अमेरिका जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है कमजोर अमेरिका है, तो 2024 में क्या चीन ताइवान पर अटैक करेगा, हर कोई यह जानना चाहता है। कहा जा रहा है कि ताइवान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चीन भी इस बैठक के जरिए तय करना चाहेगा कि अमेरिका किसी तरह की दखल से बचे और ताइवान के पक्ष में बात ना करे, जबकि अमेरिका चाहेगा कि वो चीन से मिडल ईस्ट के ताज़ा हालात, तनाव और संघर्ष पर चर्चा करे। खासतौर से इसमें चीन की भूमिका लेकर बात होगी, क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने भी साफ किया है कि बाइडेन जिनपिंग गाजा जंग पर चर्चा करेंगे। तो सवाल है दोनों के बीच गाजा को लेकर क्या बात होगी। सूत्रों का दावा है कि गाजा पर चर्चा करते हुए बाइडेन चीन से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं। बाइडेन जंग से ईरान को पूरी तरह दूर रखने के भी कह सकते हैं, जबकि शी जिनपिंग बाइडेन से इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं। जिनपिंग बाइडेन के सामने अस्पताल पर हमले का मुद्दा भी हो सकता है। यही नहीं, जिनपिंग गाजा से लाखों लोगों के पलायन का मुद्दा उठा सकते हैं। खबर यह भी है कि कल होने वाली बैठक में बंधकों की रिहाई पर चर्चा हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर इन मुद्दों पर चीन का रवैया नरम और सहयोगी वाला रहा तो इससे बाइडेन को भी फायदा होगा। I'm going to let the president be able to sit down with President Xi and speak to him person to person, face to face. And the United States, the president is going to focus at this point on how he stands up for and protects American interests going forward across the full range of challenges in this relationship. यह है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन। कल होने वाली मीटिंग से ठीक पहले 2 कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से मुलाकात में बाइडेन अमेरिका के हित को टॉप पर रखेंगे। मतलब ये कि चीन पर बाइडेन के स्टैंड में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना बेहद कम है। बाइडेन चीन की आर्थिक घेरेबंदी और दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखने के मिशन को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक का कहना है कि चीन के साथ खुला संवाद बनाए रखने से ही बाइडेन को अमेरिकी जनता का समर्थन मिलेगा। और आइए अब देखते हैं देश की 9 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। अहिल्याबाई होलकर को दी श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी हुई शामिल। मध्य प्रदेश के ही बैतूल से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस का पंजा सिर्फ छीनना और लूटना जानता है। मध्य प्रदेश के ही विदिशा से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा MP में चोरी की सरकार, किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। कांटे की टक्कर वाली 3 सीटों पर किया प्रचार। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाना। 3 दिन से फंसे 40 श्रमिक। सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी। बिहार के जमुई में बेखौफ रेत माफिया लालू
बालू से लदे ट्रैक्टर से एसआई और होमगार्ड को रौंदा। पटना में सीएम नीतीश के बयान से दुखी जितन राम मांझी ने मौन जुलूस निकाला। छठ के बाद दिल्ली में राजघाट पर देंगे धरना, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली से यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, जनरल, स्लीपर और एसी कोच सब बराबर। तमिलनाडु के कई जिलों में हो रही है भारी बारिश। चेन्नई के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया।